Hello, ninth class. A very warm welcome to our channel. Today, we are going to start with the first chapter of civics. And as I had discussed with you, पोल भी मैंने एक डाला था चैनल पे. वो आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एनी हाउ जिन्होंने भी किया तो 80% सेड कि द पोल वॉज कि आपको पूरा चैप्टर एक बार में एक्सप्लेनेशन चाहिए या ब्रेकअप्स में चाहिए, जैसे हिस्ट्री का भी चैप्टर दिया था. तो द मैक्सिमम स्टूडेंट्स 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि दे वांट द चैप्टर टू बी एक्सप्लेन्ड इन small topics so that they can see whichever topic they want to understand at that particular time. तो अब हम सिविक्स में स्टार्ट करें. फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. हमारा इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में. वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो actually constitution है क्या? It is a written document which contains all the laws that will govern our country, that are governing our country. कोई भी situation हो, कोई भी circumstance हो, तो हमें कौन से laws को follow करना है, कौन से rules follow करने हैं, क्या करना है, कैसे deal करना है, वो सारी चीज़ें constitution में mentioned है, written है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950. वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे, वो सब पढ़ेंगे आगे. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, एक्सेप्ट किया गया 26 जनवरी 1950, जो हम रिपब्लिक डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते ना, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. इट वॉज इनेक्टेड, मतलब कि इंडिया में वो लागू हो गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या कि इट कंटेन्स अ सेट ऑफ लॉज. इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है. इट हार्डली कंटेन्स अराउंड 4000 वर्ड्स. जापान हैज़ गॉट द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज़ गॉट द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन है भी नहीं, जैसे कि ब्रिटेन है. ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वो जो भी फॉलो करते हैं. ठीक है, तो अब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, उसके हर मेंबर को इंक्लूड करना, सोसाइटी इतनी सारी कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, फॉरवर्ड कास्ट है, हर लेवल के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं. तो हर इंसान का एक कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में. तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था. अभी हम यह है कि हमारी जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री क्या है? इट इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक. हमारी कंट्री क्या है? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक. ये हमारी कंट्री के स्पेशल फीचर्स हैं. अब आपको ना इन सब टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए. सॉवरन, सॉवरन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है, जो वर्ड है ना सॉवरन, सॉवरन का मतलब ये हो गया कि हमारी जो कंट्री है वो अपना रूल खुद फॉलो करती है. ऐसा नहीं है कि हम डमी हैं, हमें कोई और बाहर की कंट्री बैठ के गवर्न कर रही है. नो, we follow our own rules, we have our own constitution and we make our own laws and we follow our own laws. हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, हमें जो अपनी कंट्री में करना है वो हम अपने हिसाब से करते हैं. सो वी आर सॉवरेन, वी आर नॉट अंडर एनी फॉरेन कंट्रोल. ठीक है, सॉवरेन का मतलब ये हो गया. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा कि आर्स इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, मतलब कि डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं ना ऑफ द पीपल. आपने ये सुना होगा, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन होती है, ऑफ द पीपल by the people and for the people. मतलब कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू ही बनी है, जो लोगों के लिए ही बनी है एंड जो लोगों के वजह से ही बनी है. लोगों ने ही उसको गवर्नमेंट को बनाया. मतलब हम इलेक्शन फॉलो करते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, पोल्स होते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. तो ये जो है ये एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए बनी है वो जो गवर्नमेंट है, लोगों ने ही बनाई है, लोगों के लिए ही बनी है और लोगों के लिए काम करती है और लोगों का ही उसमें पार्टिसिपेशन है, नॉर्मल पीपल का. देन अनदर टर्म इज रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि हम एक रिपब्लिक हैं. इंडिया इज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया
कि हम जो अपना लीडर है उसको प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन की फॉर्म में इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। ऐसा मतलब हेरिडिटरी नहीं है, जो हमारा लीडर है वो हेरिडिटरी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो करंट प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उनका बेटा या बेटी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर उसका बेटा बनेगा, मतलब ये जनरेशन्स तक नहीं चलता है। पीपल इलेक्ट their leaders if the term of every that after the tenure of every office, है ना। जैसे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है 6 years का, वो जब फिनिश होगा तो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर का 5 years का है, जब प्राइम मिनिस्टर का 5 years का टेन्योर फिनिश हो जाएगा तो नया पीएम इलेक्ट होगा। तो दैट वे, सो इट इज़ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि हम जो हेरारकी को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब एनार्की नहीं है, मोनार्की नहीं है। वी आर अ रिपब्लिक कंट्री, वी इलेक्ट आर लीडर्स। देन वी आर सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारी कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल, दे हैव इक्वल राइट्स ओवर एवरीथिंग। इक्वल राइट्स टू स्टडी है, वो जिस अगर वो केपेबल हैं तो कोई भी किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। इफ़ दे आर रिच इनफ तो वो कहीं पे भी घर बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर लोग कश्मीर में घर बनाएंगे और गरीब लोग किसी और स्टेट में घर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास जो जैसी कैपेबिलिटी है, आप इंडिया की किसी भी स्टेट में अपना घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपकी एज क्राइटेरिया मीट करता है। तो मतलब हम अपनी कंट्री में सारे लोगों को, जितने भी सिटीजन हैं हमारे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कास्ट के हैं या किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं या किस सोशल स्ट्रेटा के हैं, उनको हर अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। ओके, तो दैट इज सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब कि हम रिलीजन को हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, फेवर नहीं करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है सारे रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनको। देन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, अब मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड लॉज टू गवर्न अ कंट्री। ठीक है, लॉज हैं सारे के सारे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं आर्टिकल्स की फॉर्म में, चैप्टर्स की फॉर्म में। अब मीनिंग, द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि किसकी क्या पावर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 organ हैं। लेजिस्लेटिव, जो कि लॉज बनाते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो लीगल पार्ट है, जुडिशरी वाला पार्ट है, ये लॉज फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज में इन्वॉल्व है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज को फॉलो कैसे करवाना है उस तरीके के रूल्स बनाते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो ये सोचती है कि ये जो लॉ बनाए गए हैं, जुडिशरी ने जो बनाए हैं, जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने जो बनाए हैं लॉज, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देन कम्स द जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ को इंश्योर करती है, और अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, मतलब लीगल वाली चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी के थ्रू होती हैं। तो ये 3 हमारे ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव जो कि लॉज फॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और जुडिशरी जो कि अगर लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू गड़बड़ हो रही हो या किसी बॉडी, गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू भी गड़बड़ हो रही है, तब भी वो उसको पनिश करेंगे कि भाई आपको ये लॉज फॉलो करने हैं। देन उनकी पावर्स, ये जो हमारी 3 organs हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनकी पावर्स क्या होगी और इनके फंक्शन क्या होंगे, मतलब क्या क्या इनको अथॉरिटी मिली हुई है और इनको फिर उस अथॉरिटी के हिसाब से कैसे अपने काम को एग्जीक्यूट करना है। देन देयर म्यूचुअल रिलेशंस, आपस में भी तो तीनों जो बॉडीज़ हैं उनको रिलेशन बना के रखना है ताकि कंट्री स्मूथली चलती रहे। देन देयर लिमिटेशंस, दे आर नॉट ऑल पावरफुल। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बॉडीज़ भी एक दूसरे पे चेक रखते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं कि कोई ज़्यादा अगर सुपीरियर हो जाएगा तो वो अपने रूल्स, मतलब अपनी ऑटोक्रेसी ले आएगा, तो वो भी कंट्रोल में रखना है। राइट्स एंड ड्यूटीज़,
लोगों को अपने राइट्स भी मिलना चाहिए जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लोग फॉलो करें। ये ध्यान रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि लोग अपने राइट्स भी फॉलो, राइट्स के लिए भी लड़ें और अपनी ड्यूटीज़ को भी प्रॉपरली फॉलो करें। बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारी लैंड का सबसे बड़ा, जो हमारी पूरी कंट्री का जो सबसे बड़ा भगवान है, जिसके हिसाब से सारी रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, दैट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि भाई उसके हिसाब से गवर्नमेंट फंक्शन करती है। हम जैसे हम किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, एक बंदे को, हम हमारे तो चलो डेमोक्रेसी, हमने इलेक्ट किया, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो लीडर चूज किया कौन से रूल्स फॉलो करेगा? पता चलो वो अपने रूल्स बना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अमेंडमेंट होता है ना, वो पूरी मेजोरिटी, जब 2/3 मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट की, तभी वो हो पाता है। अपने आप को इंडिविजुअल उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो why do we need a constitution? Because it generates a degree of trust and coordination necessary for different kinds of people to live together. मतलब आपस में विश्वास बना रहता है कि अलग अलग रेस के, कास्ट के, क्रीड के, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के लोग रह रहे हैं, तो दे नो कि हाँ ये सर्टेन रूल्स हैं, ये सबके लिए इक्वल हैं। तो एक ट्रस्ट होता है, फेथ होता है। देन इट स्पेसिफाइज द कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो बनती है उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी क्या राइट्स होंगे, उसकी क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो सब डिसाइड होता है। देन अगेन इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिस्क्राइब्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। गवर्नमेंट की भी लिमिट करती है पावर को, और सिटीजन्स के राइट्स को भी डिस्क्राइब करती है। Then it also expresses the aspirations of the people about society and government, कि लोग अपनी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी रिटन डाउन है कि भाई गवर्नमेंट को कम से कम ये काम तो करने ही चाहिए जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है उसके लिए। ये आपको जो पिक दिख रही है सामने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पिक है। अब इसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ये भी ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये कुछ उसके फीचर्स हैं। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कोई भी इसके परे नहीं है। सारे जो लोग हैं हमारे, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, दे विल फॉलो दिस लॉ एंड दे मस्ट फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके हिसाब से उनसे सारी डीलिंग्स होंगी। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, सिविल केस होता है, कोई भी इशू होता है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सॉर्ट आउट होगा। then it is superior to the ordinary laws enacted by the parliament or the state legislatures। स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, आपको पता है स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, अपने अपनी सारी गवर्नमेंट होती है। तो अगर स्टेट कोई लॉ बना रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिटन डाउन है उसके उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो वो लॉ जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इट विल डेफिनेटली नॉट बी इफेक्टेड, इट विल नॉट कम इनटू इफेक्ट। ऐसा लॉ जो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को वायलेट करे, उसके अगेंस्ट जाए, इट शैल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, और ऑटोमेटिकली इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड, वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। इवन पार्लियामेंट अगर बिना मेजॉरिटी के कोई लॉ बना लेती है, तो वो भी हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, या जो जुडिशरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इट कैन नॉट कम इन टू फोर्स। देन आर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ। मतलब लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी जो पूरी कंट्री है दैट इज़ गवर्न्ड बाय लॉ। किसी एक बंदे का, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अपने रूल्स चलाएंगे, नो। उनको जो भी अगर कुछ करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही करेंगे। मतलब हमारी डेमोक्रेसी है, सब लोग जब वोट करेंगे ना पार्लियामेंट में कि हाँ ये लॉ पास होना चाहिए, तभी पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं हो सकता। देन एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। वो आपने देखा है ना, जो वो लॉ की गॉडेस है, वो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तराजू है जो
पेइंग स्केल है, इट हैज़ टू बी इक्वल, ताकि दैट शोज़ कि हमारे जो कंट्री के लॉज हैं उसके आगे उसके सामने सब लोग बराबर हैं, इक्वालिटी, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। चाहे कोई कितना भी सुपीरियर कास्ट का हो, किसी के पास कितने भी ज़्यादा पैसे हों, कोई बहुत देखने में, अगर कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत देखने में स्मार्ट है तो वो उसको ज़्यादा फेवर करेगा लॉ, है ना, या किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री क्या कहती है कि लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। Then it also provides freedom from arbitrary powers, illogical, unfair and unjust laws। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वेल बैलेंस्ड है, वेल रिटन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारे जो सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स हैं उनको फ्री करता है इलॉजिकल, स्टूपिड, अनजस्ट लॉज से। मतलब कोई भी ऐसी, कोई भी स्टेट, कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी ऐसे लॉज नहीं बना सकती जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच ना करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो आर्बिट्ररी पार्ट्स का मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा नथु खेरा आके कुछ भी अपने पावर बना लेगा कि है ना, नहीं यहाँ मेरा राज्य चलेगा, मेरा रूल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। Then it is the longest written constitution. It came into effect on 26 January 1950. It was adopted by our parliament on 26 November 1949. हमारी पार्लियामेंट ने ना इसको अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, ये जब लिखा गया था उसके बाद। लेकिन ये इफ़ेक्टिव हुआ है कंट्री में 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे और द कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी जो शॉर्ट आंसर है उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। टेक केयर।